तो अब हम पढ़ेंगे सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। ये क्या होते हैं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत? देखो, लेखांकन की भी क्या होती है, एक भाषा होती है। भाषा का मतलब होता है कि नियम होते हैं या सिद्धांत होते हैं। नियम या क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। ये सिद्धांत कहाँ से बने, कैसे बने? कि लोग क्या करते हैं, एक नियम या किसी प्रॉपर को फॉलो करते हैं। अब वो फॉलो करते 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 इतना वाइड हो गया कि सभी लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। नियम को क्या करने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं, यानी कि उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। और एक वाइड लेवल पे या सभी लोग उसको फॉलो कर जाते हैं तो क्या हो जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो जाता है। जनरली सामान्य लोग, ये सभी लोग यही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, यही सिद्धांत फॉलो करेंगे। तो ऐसे क्या है, बहुत से सिद्धांत हैं अकाउंटिंग में कि जो कि अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का रूप ले लिए। इनको सभी लोग फॉलो करेंगे अगर अकाउंटिंग करेंगे तो इस हिसाब से। तो चलिए पढ़ते हैं इसको कि लेखांकन क्या है। व्यवसाय की एक भाषा और व्यवसाय से संबंधित सभी सूचनाएं वित्तीय विवरणों के माध्यम से व्यवसाय के संबंधित विभिन्न पक्षकारों को प्रदान की जाती है। वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं, क्योंकि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। जो कि यदि प्रत्येक व्यवसाय लेखांकन पुस्तकें तैयार करने में और वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण में अपने स्वयं निर्मित सिद्धांतों का काम में लें तो इन सूचनाओं के उपयोगकर्ता के बीच गलतफहमी उत्पन्न हो सकती। मतलब क्या है कि जो भी आप अकाउंटिंग करते हो उसमें क्या है, नियम एक जैसे ही फॉलो करोगे। ऐसे नहीं कि जैसे एक देश में एक व्यापारी तो क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू कर रहा है, कॉस्ट पे। ठीक है, एक व्यापारी तो उसको क्लोजिंग स्टॉक पे कॉस्ट वैल्यू कर रहा है, जिसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 1,00,000 रुपए। एक व्यापारी उसी क्लोजिंग स्टॉक को कितने पे वैल्यू कर रहा है, मार्केट वैल्यू पे, और उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसकी मार्केट वैल्यू आ रही है 1,50,000 रुपए। ठीक है, अब क्या यार, ये दोनों आपस में कंपेरेबल है। अब ये अपनी बैलेंस शीट बना रहा है, अपनी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 1,00,000 रुपए, ये अपनी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 1,50,000। या एक ही व्यापारी की बात कर लें तो एक व्यापारी एक साल में तो जो उसकी है ना क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर रहा है किस पे, कॉस्ट में, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1,00,000। अब अगले साल उसको वैल्यू कर रहा है किस पे, मार्केट रेट पे। उसकी वैल्यू निकल के आ रही, मार्केट रेट पे वैल्यू कर रहा है, जिसकी वैल्यू निकल के आ रही 2,00,000। अब इन दोनों सालों को अगर अपन बैलेंस शीट की तुलना करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस की तुलना करते हैं तो क्या तुलना करने योग्य है, नहीं है। क्योंकि एक साल में आप तो उसको कॉस्ट पे वैल्यू कर रहे हो, अगले साल मार्केट वैल्यू पे कर रहे हो। इसलिए क्या कह रहे हैं कि आप जो भी नियम फॉलो करो वो सभी एक जैसे नियम फॉलो करो। अगर आप कॉस्ट पे कर रहे हो तो सभी लोग कॉस्ट पे फॉलो करें, या एक साल में आपने कॉस्ट पे फॉलो किया तो अगले साल भी आप कॉस्ट पे फॉलो करें। अगर सब अपने अपने मन मर्जी से अपने अपने नियम बनाने लग जाएंगे ना तो अकाउंटिंग प्रॉपर होगी नहीं, और ना ही आप उनमें कंपैरिजन कर सकते। तो ये कहता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऐसे वित्तीय विवरण इनके उपयोगकर्ताओं को मान्य नहीं होंगे, क्योंकि इनको समझने के लिए पहले इन विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त सिद्धांतों को प्रयोग करेंगे। अब जो इसका यूजर है, जो उपयोग करता है, कौन कौन, उसका खुद व्यापारी, उसके लेनदार, क्रेडिटर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सरकार, और ये तो क्या ये विश्वास करेंगे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि उनको पता ही नहीं है क्लोजिंग स्टॉक पे किस पे वैल्यू कर रहे हैं, एक साल तो कॉस्ट पे कर रहे हैं, एक साल मार्केट वैल्यू पे कर रहे हैं। उनके जो बैलेंस शीट को समझने के लिए पहले उनको ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू किस पे कर रहे हैं। तो ऐसे हर किसी की वैल्यू को समझने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है,
तो इसके अतिरिक्त सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का पालन किए बगैर तैयार किए गए वित्तीय विवरण अंत अवधि और अंतर फर्म तुलना के लिए अनुपयुक्त होते हैं। मतलब एक दूसरे पीरियड में तुलना करें या एक फर्म से दूसरे फर्म से तुलना करें तो वो तुलना नहीं की जा सकती। अतः इन वित्तीय विवरणों द्वारा दी गई सूचना का अभिप्राय सभी संबंधित पक्षों के लिए एक जैसा ही हो सके, इसके लिए विश्व भर के लेखापालकों ने, मतलब वर्ल्ड के पूरे देश के लेखापालकों ने, अकाउंटेंटों ने कुछ ऐसे नियम बनाए, कुछ ऐसी पद्धतियां बनाए, कुछ ऐसी परंपराएं विकसित की जो कि अच्छी लेखा विधि के सिद्धांत व व्यवहार में पेशेवरों को सर्वमान्य, मतलब सब लोग इनको मानेंगे, विचारों को प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें क्या कहते हैं, सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। कि इस दुनिया के जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, वो कुछ ऐसे स्पेशल नियम बना दिए कि उनको क्या करेंगे, सब लोग फॉलो करेंगे, चाहे वो इंडिया में अकाउंटिंग कर रहा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में कर रहा हो, चाहे यूएस में कर रहा हो, चाहे इंग्लैंड में कर रहा हो, चाहे कैसे कर रहा हो, कहीं भी कर रहा हो, तो क्या एक नियम फॉलो करेंगे। और ये जो ऐसे कुछ नियम बनाए ना, उनका क्या नाम है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इनको क्या कहते हैं, गैप भी कहते हैं, GAAP, गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है कि आप गैप से क्या समझते हैं। उन चीजों में ये लिखना पड़ेगा कि विश्व भर के अकाउंटेंटों ने, हाँ हाँ, परिभाषा लेनी पड़ेगी, पहले उसका बेस समझाना पड़ेगा कि सामान्य स्वीकृत अकाउंटिंग लेखा सिद्धांतों की जरूरत क्यों पड़ी। अगर नहीं करते तो स्वयं अपने अनुसार करते तो आपस में तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए विश्व भर के वैज्ञानिकों ने एक सर्वमान्य विचारों को प्रतिनिधित्व करने वाले सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनको कि हम क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ऐसे आपको बुक्स में लिखना पड़ेगा आंसर में। लेखांकन सूचनाओं से विश्वसनीय और सर्वमान्य परिणाम और निर्णय उसी समय दिए जा सकते हैं जब लेखांकन के नियम, सामान्य स्वीकृत सिद्धांतों और प्रथाओं का पालन किया जा सके। अब मान लो एक देश में तो मान लो अलग कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, अलग देश में अलग कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, तो क्या दूसरे देश के इस देश की बैलेंस शीट पे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए क्या किया कि विश्व भर के लेखापालक मिलके एक कमेटी बनाए, जैसे इंडिया का तो सी इंस्टीट्यूट हो गया, ऐसे इंग्लैंड का सी इंस्टीट्यूट वो हो गया, यूएसए का होता है सीपीए इंस्टीट्यूट। वो सारे मिलके क्या हो गए कि एक कमेटी बनाए और उन्होंने ये करा कि हम सारे एक ही नियम फॉलो करेंगे। तो वो जो सारे नियम जो भी जिन जिन पे सहमति बनी वो क्या कहलाते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। अब एक अगला आता है सिद्धांत। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार सिद्धांत से अभिप्राय किसी कार्य को मार्गदर्शन हेतु प्रतिपादित या स्वीकृत सामान्य नियम से लिया जाता है। अब कुछ सिद्धांत बना दिए कि मेरा सिद्धांत ऐसे कि मैं ऐसे काम करूंगा। तो ऐसे अकाउंटिंग में कुछ सिद्धांत बना दिए कि भाई इस कार्य को इस नियम से बनाना चाहिए और एक सामान्य नियम से चलना चाहिए। एरिक एल कोलर के अनुसार किसी व्यवस्था का कार्य के नियंत्रण हेतु प्रतिपादन कोई विचार, किसी व्यवस्था का मतलब हो गया अकाउंटिंग से संबंधित, या कार्य के नियंत्रण हेतु प्रतिपादित कोई विचार जिसे समाज के योग्य समझने वाले व्यवसायिक वर्ग के सदस्यों द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, उसे क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। अब समाज के योग्य समझे जाने वाले व्यवसायिक वर्ग कौन हो गया, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट उस कोई विचार प्रतिपादित किया, उसको क्या कर रहे हैं, उसको समझ गए, उसको क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई ये सिद्धांत सबके लिए स्वीकार्य है, तो उसे क्या कहलाता है, स्वीकार सिद्धांत कहलाता है। अब लेखांकन सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, वो समझते हैं। लेखांकन सिद्धांत क्या होता है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। अब इसको सिद्धांतों को कौन बनाया, मनुष्य ही तो बनाया। मैं अपने सिद्धांत है, मैं अपने नियम बनाता हूं तो कौन बनाता हूं, मैं खुद बनाता हूं। ऐसे ही कोई अकाउंटिंग में जो सिद्धांत बनाया किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया। ये सिद्धांत नियम मूल विज्ञानों, रसायन जैसे भौतिक आदि की तरह क्या होते हैं, सुदृश्य और सार्वभौमिक नहीं है। सुदृश्य मतलब कि आप इनको प्रूव नहीं कर सकते, गया देखिए, उम्मीद तो कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप
जैसे कि आप है ना इसका वो करोगे, जैसे साइंस में होता है ना कि आप केमिकल डाल के उसमें देखोगे कि यार लाल लिटमस पत्र नीला हो गया या वो हो गया, तो ऐसे प्रैक्टिकल करके इनको नहीं दिखा सकते। ये सिद्धांत किसने बनाए? मनुष्य ने बनाए अपने अनुसार। तो उनकी तरह क्या होते हैं, द्रव सुदृश्य और सार्वभौमिक नहीं होते। सार्वभौमिक मतलब जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये क्या चीज है? सार्वभौमिक है। और ये क्या है? दृश्य भी है। अगर सुदृश्य भी है कि देखा जाए तो लगाती है एक्चुअल में। अगर आप टेलीस्कोप या उससे आप देखोगे, क्या बोलते हैं ना, तो सैटेलाइट में अगर पृथ्वी से ऊपर जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सच में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये क्या सार्वभौमिक है। लेकिन अकाउंटिंग सिद्धांत ऐसे नहीं है। अकाउंटिंग सिद्धांत किसी एक केस में एलिजिबल है और हो सकता है दूसरे केस में वो मान्य ना हो। तो सामाजिक विज्ञान की शाखा होने के कारण समय, उपक्रम और समस्या के अनुसार इनका निर्माण और विघटन होता रहता है। कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि जिसमें आपको स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यू करना पड़ेगा। कुछ ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आपको नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू करना होगा। नेट रिलाइजेबल का वैल्यू का मतलब ये है कि माल को बेचने पर आपको कितना मिला और उसको बेचने के लिए आपने खर्चा किया 100 रुपये, तो उसकी एनआरवी क्या हो गई? 900 रुपये। तो किसी केस में तो आपको इस 1000 रुपये पर वैल्यू करना पड़ेगा, किसी केस में आपको 900 रुपये पर वैल्यू करना। इस प्रकार ये क्या है? सार्वभौमिक नहीं है। जैसे सार्वभौमिक उस केस में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगाती है तो लगाती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इधर जरूरी नहीं है कि 1000 रुपये पे भी वैल्यू कर ले, 900 रुपये भी कर ले। हम देखेंगे कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या कहती है। इस प्रकार ये लेखांकन सिद्धांत मनुष्य द्वारा निर्मित है और सार्वभौमिक और सुदृश्य नहीं है। विद्वानों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति उपयोगिता और उसके साधनों तथा व्यवसाय के आकार प्रकार के अनुसार इनको निर्मित किया है। दूसरी विशेषता यह कि लेखा विधि का विज्ञान विकास की अंतिम स्थिति में न होकर अभी विकास की प्रक्रिया है। जो अकाउंटिंग है जो फुल्ली डेवलप नहीं हुई है, अभी भी इसमें सुधार आते रहते हैं, नए नए इसके नियम आते रहते हैं और ये प्रक्रिया आगे तक चलती रहती है। फाइनल ये नहीं, फाइनल डिसीजन नहीं है कि भाई ये नियम बना दिया एकदम जड़ बुद्धि हो गया कि ये हो गया तो हो गया, इसके बाद कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं। ये अभी विकास प्रक्रिया के दौर में ही है। परिणाम स्वरूप लेखांकन सिद्धांत का तेजी से विकास हो रहा है। अतः यह सिद्धांत व्यवहारिक व्यवहार रीतियां और सरकारी संस्थाओं तथा अन्य सामूहिक व्यवसायिक समूह से प्रभावित होते रहते हैं। मतलब सरकार की नीतियों से, ठीक है, और कोई भी रीति आ रही है, कोई भी संस्था अपने साथ नियम बना रही है तो उनके अनुसार ये क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। लेखा शास्त्र के सिद्धांत उसी स्थिति में सामान्य रूप से स्वीकृत हो सकते हैं जब 3 लक्षण संबद्धता यानी कि रेलेवेंस हो उस नियम का, उस सिद्धांत का, वस्तुपरकता हो मतलब उस केस में ऑब्जेक्टिव हो मतलब उसका सुसंगत हो, और सुगमता हो और उस नियम को अपनाने में सुगमता हो। मतलब कोई भी सिद्धांत है तो वो सामान्य रूप से स्वीकृत तभी होंगे जब वो उस सिद्धांत उस व्यवसाय से या उस पर्टिकुलर घटना से क्या हो? रिलेवेंट हो, संबंधित हो। दूसरा क्या हो? वस्तुपरकता हो, उस केस में उसको लिंक, उस सिद्धांत को लिंक किया जा सके और उसको लिंक करने में सुगमता हो, मतलब कोई कठिनाई ज्यादा ना हो उस सिद्धांत को लागू करने में। संबद्धता तभी मानी जाती है जब वह सूचना देने वाले तथा पाने वाले के लिए उपयोगी तथा अर्थपूर्ण हो, मतलब उससे रिलेवेंट हो। वस्तुपरकता का गुण तभी होगा जब कि लेखांकन द्वारा जो सूचनाएं प्रदान की जाए वे व्यक्तिगत पक्षपात से पूर्ण हो और अप्रभावित रहे। मतलब समझ में आ रहा है बात? नहीं आ रहा मेरे ख्याल से कि व्यक्तिगत पक्षपात से पूर्ण हो और अप्रभावित हो। अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक पे अगर मैं एज ए व्यापारी हूं और मेरे को क्या चाहिए? लोन की जरूरत है, ठीक है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को क्या करूंगा? ज्यादा पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिससे लोन मेरे को लोन ज्यादा मिल सके और बैंक ज्यादा से ज्यादा ओडी दे सके। इस केस में क्या हो गया? एक तरीके से पक्षपात हो गया ना, कि मैं लोन लेने के लिए क्या कर रहा हूं? पक्षपात कर रहा हूं और क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दूं।
तो इन चीजों से क्या हो, परे होना चाहिए, पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए। इस केस में एक सार्वजनिक नियम बना दिया कि आप इसको कॉस्ट या एनआरवी दोनों में से जो भी कम होगा उसी पे वैल्यू करोगे, आप ऐसे बढ़ा नहीं सकते। अगर बढ़ाते हैं तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि क्यों बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो जाना चाहिए, वस्तुपरकता का गुण होना चाहिए। जबकि लेखांकन द्वारा जो सूचनाएं प्रदान की व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित रहे, यदि कोई नियम या परंपरा आसानी से समझ में आ सके ताकि उसका पालन सामान्य रूप से किया जा सके, तो यह माना जाएगा कि उसमें सुगमता विद्यमान है। और जो कोई भी नियम आप बना रहे हो वो इतना सरल होना चाहिए कि लोगों के समझ में आए और उसको इम्प्लीमेंट कर सके उस सिद्धांत। लेखांकन सिद्धांत के कुछ आधारभूत अवधारणाएं स्वयं सिद्धियां तथा परंपराओं मान्यताओं के हुए हैं। यद्यपि इन लेखाकारों द्वारा स्वीकृत कोई स्पष्ट सूची नहीं है, तथापि निम्नलिखित के बारे में लगभग समाती लेखांकन के इन सिद्धांतों को मुख्य दो भागों में बांट सकते हैं। अब ये जो लेखांकन के सिद्धांत हैं इनको अपन दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, दो भाग कौन कौन से, एक तो लेखांकन की अवधारणाएं। अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में बोले तो, या प्रोटोकुलेट्स, कि ये स्वयं में सिद्ध है, अगर ये हैं तो हैं, स्वयं सिद्धियां हैं, ये अपने आप में ही खुद को सिद्ध करती है। और एक होती है लेखांकन परंपराएं या प्रथाएं, एक होती है जो रीतियां चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है, उसी को अपन फॉलो करते हैं। इन दो चीजों से मिलके क्या बने, लेखांकन के सिद्धांत बने। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं लेखांकन की क्या क्या अवधारणाएं हैं, या क्या क्या कॉन्सेप्ट है, या क्या क्या पोस्टुलेट्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा तुम्हारे, ये वाली चीजें अवधारणाएं हो रही है। और तुम कहीं भी कंपटीशन दोगे एज ए अकाउंटेंट की, या किसी की भी अगर आगे वैकेंसी में एग्जाम दोगे ना, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 3-4 क्वेश्चन इसमें से पक्के आए थे हमेशा। तो ये चीजें दोनों आप ध्यान से पढ़ लेना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कॉन्वेंशन, परंपराएं और प्रथाएं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अकाउंटिंग अवधारणाएं, यानी कि क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है। लेखांकन अवधारणाएं हम उन स्वयं सिद्धियों या आवश्यक मान्यताओं और शर्तों को ज्ञान कराती है जिनके आधार पर लेखांकन सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। अब ये जो लेखांकन अवधारणाएं है ना, यही अपन को लेखांकन का जो सिद्धांत बनाने के लिए आधार प्रस्तुत करी है। यहीं से लेखांकन सिद्धांतों का निर्माण हुआ है, इन्हीं अवधारणाओं की वजह से। अवधारणाओं से तात्पर्य उन मूलभूत मान्यताओं से लिया जाता है जिन पर कि उस विषय का संपूर्ण ढांचा आश्रित होता है, मतलब पूरा बेस जो होता है ना, इन पे आश्रित होता है, और जिनको स्वीकार करने के लिए कोई आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, किसी चीज के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती, वो सार्वभौमिक एक तरीके से सत्य तरीके का होता है। लेखांकन के सिद्धांत मूल रूप से मात्र अवधारणा ही होती है। ये लेखांकन के जो सिद्धांत बने, ये क्या है, एक तरीके का कॉन्सेप्ट ही है अकाउंटिंग का। अवधारणाएं जब जांच, अनुभव और युक्ति के आधार पर उपयोगी प्रमाणित होती है तो वह सामान्य स्वीकार कर ली जाती है तथा वे लेखा शास्त्र के सिद्धांतों के रूप में प्रयोग आने लगती है। जब कोई अवधारणा, उसको प्रॉपर टेस्टेड कर लिया, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने देख लिया कि हाँ यार इसका जो अवधारणा है वो एकदम सही है, कॉन्सेप्ट सारा सब है, तो उसको सब लोग क्या है फिर मानने लग जाते हैं, और वही क्या बोलती है, अकाउंटिंग सिद्धांत का रूप ले लेती है। लेखांकन अवधारणाओं के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन सी है। एक होता है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ये कहती है कि मालिक, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे कि बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। एक होती है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि मुद्रा में मापनी होनी चाहिए, तभी आप उसकी अकाउंटिंग कर सकते हो। किसी चीज़ को मुद्रा में नहीं मापनी हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे। जैसे मैंने आपको बताया था ईमानदारी का कॉन्सेप्ट देखे कि मुद्रा में मापनी होनी चाहिए। तीसरी होती है निरंतरता की अवधारणाएं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कहते हैं कि बिजनेस अनंत काल तक चलता रहेगा। जैसे मैंने आज काम धंधा खोला तो मैं ये सोचूंगा इस कॉन्सेप्ट के अनुसार कि मेरे को अगले साल बंद नहीं करना, जब तक चलता रहेगा तब तक चलाता रहूंगा। उनके मन में कभी ये डाउट नहीं आता कि मेरे को ये बिजनेस बंद करना। जैसे मन में ये डाउट आया ना
तो अकाउंटिंग की पूरी परिभाषाएं चेंज हो जाएगी, पूरी अकाउंटिंग के नियम ही चेंज हो जाएंगे, आप अलग कॉन्सेप्ट के तरीके से अकाउंटिंग करना शुरू कर दोगे। तो एक अवधारणा क्या हो गई, गोइंग कॉन्सन कॉन्सेप्ट। एक होती है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्ष अवधारणा। एक चीज क्रेडिट होगी तो एक चीज क्या होगी, डेबिट होगी, तो ये दो पक्षों को प्रभावित करेगी, तो ये क्या कहलाती है, द्विपक्षीय अवधारणा। एक होती है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, किस चीजों को अपन कॉस्ट पे ही मापते हैं, कॉस्ट पे अकाउंटिंग करते हैं। एक हो गई रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, वसूली या आगम मान्यता अवधारणा। कि जैसे मैं कह रहा था कि गोइंग कॉन्सन पे अपन क्या करते हैं, ये अपन ये मानते हैं कि आगे तक बिजनेस चलता रहेगा, तो इसलिए हम उसको क्या लागत पे अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन जैसे अपन को पता लगे कि यार मामला बढ़ नहीं रहा, बिजनेस काम धंधा सही नहीं चल रहा, अपन इसको बंद करेंगे। जैसे ये अब मन आपके आया ना, तो जो अब आप लागत पे जो चीज़ों को आप बुक्स में एंट्री कर रहे थे, आप उसको रिलाइजेबल वैल्यू पे एंट्री करोगे। लागत का मतलब ये है कि मैंने ये पेन 1000 में खरीदा, ये पेन 1000 में खरीदा, तो इसकी लागत का मतलब ये कि ये मेरे को जब तक गोइंग कॉन्सर्न है तब तक ये 1000 रुपये पे मेरे बुक्स में दिखाएगा। लेकिन जैसे लगता है कि यार मैं अगले साल इस बिजनेस को बंद कर दूंगा, तो इस केस में मैं है ना इसको वसूली मूल्य पर बताऊंगा। 1000 रुपये का तो लिया था, लेकिन आज अगर इसकी मार्केट में बेचने जाऊं तो ये मेरे को 800 रुपये में ही बिकेगा, 800 रुपये ही प्राप्त होंगे, तो इसको बुक्स में कितने पे दिखाऊंगा, 800 पे दिख। तो ये होता है रियलाइजेशन रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली अकाउंट, उसी केस में उसको वसूली मूल्य पे ही दिखाते थे, अगर आपने पार्टनरशिप में पढ़ा हो तो। और एक होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, आय और व्यय के मेल की अवधारणा, जो कि डिटेल में हम आगे देखेंगे। 8वां होता है उपार्जन की अवधारणाएं। 9वां होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये 10वां भूल गया था क्या, है ही नहीं ना, एक रोस। अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सारी क्या चीजें होती है। पहली होती है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये लेखांकन की प्रमुख अवधारणा है, और ये व्यवसाय का उसके स्वामित्व तथा प्रबंधकों से स्वतंत्र तथा पृथक अस्तित्व होता है। ये कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ये कौन है, ये अलग अलग है। बिजनेसमैन बिजनेस में क्या लगाता है, पूंजी लगाता है। ठीक है, तो पूंजी अपन किस साइड में दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि भाई इसीलिए दिखाते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि भाई मैं जो बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं ना, ये बिजनेस मेरे को कमा के देगा, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। और जब ये कमा के देता है तो वो, भाई अगर दोनों एक होते तो ये इससे कमाने की क्यों सोचता, इसलिए ये कहते हैं कि बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग। ये प्रबंधकों से स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व होता है। लेखांकन के लिए व्यवसाय अपने स्वयं में एक अलग इकाई है। प्रोप्राइटर क्या होता है, बिजनेस के लिए एक अलग आदमी होता है। व्यवसाय के लेखांकन में व्यापारिक व्यवहार का लेखा किया जाता है, चाहे वह व्यवसाय के स्वामी, लेनदारों, प्रबंधकों आदि किसी मत से भी संबंधित हों। क्योंकि लेखांकन का उद्देश्य व्यवसाय की क्रियाओं का परिणाम और व्यवसाय की स्थिति जानना होता है, मालिकों या प्रबंधकों एवं लेनदारों को स्थिति का जानने का नहीं होता। बिजनेस की स्थिति जानना होता है, इसलिए वो क्या होता है, सेपरेट लीगल अलग अलग समझता है, ना कि अपन को किसी प्रोपराइटर की स्थिति का जानना पता करना। अपन को बिजनेस की स्थिति का पता करना पड़ेगा। बिजनेस की स्थिति का पता कैसे लगेगा, जब आप दोनों को अलग अलग समझो। ठीक है, मालिक भी व्यवसाय में लगाए गए साधन अर्थात पूंजी तक के लिए व्यवसाय का लेनदार है। कि जितना वो बिजनेस में पूंजी लगाया है उतना ही वो बिजनेस से लेगा, उससे ज़्यादा तो क्या ही लेगा। इसलिए व्यवसाय में रोकड़ खाते को डेबिट करके मालिक के खाते को क्रेडिट किया जाता है। जब वो पैसा लाता है, केस लाता है, तो केस को डेबिट करके क्रेडिट क्यों किया जाता है, उसके कैपिटल अकाउंट को किया जाता है, कि भाई इसको कैपिटल को फ्यूचर में बिजनेस ये कमा के उसको देगा।
तथा व्यवसाय से आहरण करके मालिक का खाता इसको डेबिट किया जाता है। इसीलिए जब वो ड्राइंग्स करता है तो कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट करके कैपिटल को कम कर दिया जाता है और रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाता है। पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए व्यय होता है, जबकि व्यवसाय के स्वामी के लिए उसकी आय मानी जाती है। इसी प्रकार जब कैपिटल पे अगर स्वामी को ब्याज दिया जाता है तो वो उसके लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, और स्वामी के लिए उसकी आय हो गई। अतः इसे पूंजी खाते में ले जाकर उसमें जोड़ दिया जाता है। अगर ब्याज दे रहे हैं अपन किसी को जो उसका मालिक है तो उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है, P&L अकाउंट में क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, और लाभ हानि खाते में डेबिट हो जाता है। डेबिट मतलब खर्चे की साइड में आ जाता है। यदि लेखांकन की यह अवधारणा नहीं होती तो हम व्यवसाय के स्वामी के निजी व्यय तथा आय व्यवसाय के व्यय आयों में सम्मिलित हो जाती। इससे मालिक की आय का सही निर्धारण नहीं हो पाता। अगर ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट अगर फॉलो नहीं करते तो होता है क्या कि वो पर्सनल खर्चे करता है। जैसे अपने घर के लिए दुकान में से चीनी ले गया, चाय ले गया, अपने घर खर्च के काम करने लग गया, अपने कई बेटी की शादी आई तो उसमें क्या 2 बोरी चीनी ले गया। तो अगर मान लो ये जो खुद के पर्सनल खर्चों के भी खर्चे अपन बिजनेस में दिखा देते तो इससे क्या होता, अपना प्रॉफिट कम हो जाता। होता है कि नहीं होता, अपने खुद के पर्सनल खर्चे आप बिजनेस में कर रहे हो तो वो उससे क्या होता, प्रॉफिट कम हो जाता। लेकिन क्या वो एक्चुअल में खर्चा था क्या बिजनेस का, नहीं था ना। तो वो क्या, वो तो अलग हो गया मामला। भाई बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये तो आपने पर्सनल खर्चे कर रहे हो। पर्सनल खर्चा अगर बिजनेस में लगा दिया तो आप सही प्रॉफिट का पता लगा पाओगे क्या, नहीं लगा पाएंगे। इसलिए बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग अपन ने किया है। आप अलग, अगर आप अपने खुद के खर्चे के लिए लेके जा रहे हो तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करोगे, कैपिटल को कम कर दोगे। इसी प्रकार व्यवसाय की संपत्तियों में निजी संपत्तियों को मिलाकर लिखा जाता और व्यवसाय के दायित्वों को निजी दायित्वों में मिलाकर लिख दिया जाता तो व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का पता निर्धारण नहीं हो पाता। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि एक निश्चित अवधि में कितने व्यय हुई, कितनी आय हुई तथा व्यवसाय की क्या संपत्तियां और क्या दायित्व, किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है। तभी यह संभव है कि जब व्यापार का अस्तित्व और स्वामी का अस्तित्व अलग अलग माना जाए, अर्थात व्यापारिक व्यवहार और निजी व्यवहारों का लेखांकन अलग अलग हो। बिजनेस से रिलेटेड कोई वो व्यवहार कर रहा है तो उनका अलग से हो, और अपने पर्सनल खर्चे या उसका कर रहा है तो अलग अलग लेखांकन हो। भारतीय कंपनी विधान में तो कंपनी की एक कर्तव्य व्यक्ति माना है। अगर कंपनी एक्ट की बात करते हैं, एक्ट का मतलब समझते हो कानून, तो कंपनी के जो कानून है उसमें क्या है, कंपनी को एक कर्तव्य व्यक्ति माना है जो अपनी सार्वमुद्रा यानी कि कंपनी की सील के द्वारा अपना कार्य संपादित करती है। लेकिन लेखांकन में ही कंपनी ही नहीं, व्यवसाय का कोई भी रूप हो, चाहे एकाकी हो यानी कि जिसका एक ही मालिक हो, चाहे साझेदारी फर्म हो, चाहे सहकारी समिति हो, चाहे कंपनी हो, सभी अपने स्वामी से क्या होते हैं, पृथक अस्तित्व माने जाते हैं, अलग माना जाता है। लेखांकन में व्यापारिक संस्था के सामने प्रथम प्रश्न यही आता है कि लेखा अभिलेख यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए प्रतिष्ठान के लिए रखे जाएं या प्रतिष्ठान के स्वामी के लिए रखे जाएं। सहकारी समिति जो होती है ना, अपने जो गांव में आप केसीसी आप लोन लेते हो, अपने पप्पू भाई साहब हैं वो क्या है, वो सहकारी समितियां ही वो लोन देती। तो इनके भी जो मालिक और इनकी समिति दोनों को अलग अलग माना जाता है। चाहे कोई भी व्यवसाय का रूप हो, उसमें अपना बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, ठीक है। तो अब देखो, कोई भी अगर आपके लेखांकन में व्यापारिक संस्था के सामने आप सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, व्यापार के स्वामी के लिए कर रहे हो या व्यापार के लिए कर रहे हो। तो व्यापार के लिए कर रहे हो तो उस हिसाब से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, जब व्यापार के स्वामी के लिए कर रहे हो तो उस हिसाब से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। चूंकि लेखा विधि की इकाई प्रतिष्ठान है न कि स्वामी, इसलिए लेखांकन व्यवसाय को आधार मानकर ही किया जाता है। बिजनेस को अपन आधार मान के ही अपन अकाउंटिंग करेंगे। जैसे अपनी कोचिंग की अकाउंटिंग इस बिजनेस को मान के करेंगे, मैंने जितना पैसा लगाया है वो इस बिजनेस की कैपिटल होगी और वो मेरे को ये बिजनेस कमा के देगा, तो ये उसके लायबिलिटी में आएगा। तो ये कहता है प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा। ऐसा करता हूं, समझ में आया वो आपको। अगली अवधारणा है मुद्रा माप की संबंधी अवधारणा।
कि बिजनेस में जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो या जो भी आप व्यवहार कर रहे हो वो क्या होने चाहिए, मुद्रा में मापनी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने माल परचेज किया, जैसे 10 कुर्सियां खरीदी तो बुक्स में दिखा दिया 10 कुर्सी अकाउंट डेबिट, वैल्यू उसकी लिखी ही नहीं। माल खरीदा 100 बोरी अकाउंट डेबिट टू 20 बोरी टू नगद केस, ऐसे नहीं करना, आप उसको वैल्यू में लिखना है। आप अकाउंटिंग आपकी क्या होनी चाहिए, मुद्रा में मापनी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा आपने कितना प्रॉफिट कमाया। तो लेखांकन के लिए माप की इकाई आवश्यक है। लेखांकन में केवल उन्हीं घटनाओं और व्यवहार को लेखा किया जाता है जिनकी मुद्रा में माप की जाती है। यदि किसी तथ्य या घटना या व्यवहार का मापन मुद्रा में करना में संभव नहीं है तो ऐसे तथ्य, घटना या व्यवहार का लेखा नहीं किया जाता। यही कारण है कि सभी अलग अलग प्रकार के व्यवहारों, कार्यों और वस्तुओं का मूल्यांकन एवं मापन मुद्रा में करके उनका आधार प्रदान किया जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर बात करें तो यदि किसी व्यवसाय के पास, दीपक जी आ जाओ, तो क्या होता है कि बिजनेस में उन्हीं चीजों की अकाउंटिंग की जाती है जिनको भी अपन मुद्रा में माप सकते हैं। तो जैसे अपन बुक्स में एंट्री करते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसकी वैल्यू की एंट्री करते हैं। जैसे आप हमें इसका मीशो पे कपड़ों का व्यापार करते हो तो क्या अकाउंटिंग ऐसे करते हो कि 100 कपड़े खरीदे, 100 जोड़ी खरीदी, 100 जोड़ी बेची, 5 जोड़ी खरीदी, 5 जोड़ी बेची, ऐसे करते हो? या वैल्यू में करते हो कि 10,000 का माल खरीदा, 5,000 में बेचा या 15,000 में बेचा, कैसे करते हो? वैल्यू में ही करते हो ना। तो जो भी अकाउंटिंग होती है वो मुद्रा में मापनी होती है। अगर किसी चीज को अपन मुद्रा में नहीं माप सकते तो उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे, ये कहता है। तो ये एक इसके जो रूल है ना वो है कि इनके क्या कॉन्सेप्ट है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मुद्रा में मापनी है, उन्हीं को आप रिकॉर्ड करोगे। यदि किसी तथ्य, घटना या व्यवहार का मापन मुद्रा में करना संभव नहीं है तो ऐसे तथ्य, घटना या व्यवहार को लेखा नहीं किया जाएगा, मतलब उसकी अकाउंटिंग नहीं की जाएगी। यही कारण है कि सभी अलग अलग प्रकार के व्यवहारों, कार्य एवं वस्तुओं का मूल्यांकन एवं मापन मुद्रा में करके उसका आधार प्रदान किया जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यवसायी के पास भवन, मशीन, फर्नीचर, पेटेंट, मोटर कार, कच्चा माल आदि के रूप में संपत्तियां हैं तो उनके आधार पर उस व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञात करना है, तो ऐसी स्थिति में इन सभी संपत्तियों का मूल्य मुद्रा में आंका जाएगा। ऐसे नहीं लिखोगे कि अब मेरे पास लैंड है 100 गज, मशीन है 10, फर्नीचर है 15 कुर्सियां, पेटेंट है 3। तो इससे पता लगा सकते हो कि उसकी क्या मतलब कंडीशन क्या है, बैलेंस शीट की कितनी वैल्यू की एसेट है उसके पास, पता लगा सकते हो। भाई मेरे पास जयपुर में 100 गज का प्लाट है, 100 कुर्सियां हैं, 30 एसी है, ये मेरे बैलेंस शीट में आ रहे हैं। तो आप इनसे पता लगा सकते हो कि मेरे पास कितनी फिक्स एसेट्स है, कितनी की फिक्स एसेट्स। वो तो फिक्स सेट बता पड़ेगा अपना कितने लोग कितने मान लो ऐसे कितने फर्नीचर। हाँ, और नहीं वो तो है, लेकिन कितने वैल्यू के, कितने रुपए की है मेरे पास, वो अपने पास पहले थोड़ा नहीं पता लगेगी ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो क्या होनी चाहिए, मुद्रा में मापनी होनी चाहिए, मुद्रा में लिख। अगर वही मैं लिखूं कि 100 गज का प्लाट मेरा 10 लाख का है, 10 एसी है वो 50,000 के है, 10 कुर्सियां हैं वो 30,000 की है, ठीक है, तो तभी तो मैं पता कर पाऊंगा ना मेरे पास फिक्स एसेट्स कितनी है। भाई तभी तो पता लग पाएगा ना कि मेरे पास फिक्स एसेट्स कितने की है, क्या संपत्तियां, कि उससे पता लग पाएगा कि मेरे पास संख्या में मैंने लिखा हुआ है उससे। तो इसलिए अपन जो भी अपन अकाउंटिंग करते हैं ना उसकी वैल्यू लिखते हैं। हाँ, अपन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में उसकी क्वांटिटी भी लिख सकते हैं साथ में, जैसे कि अपन टैली में करते हैं कि 100 टुकड़े खरीदे, 100 जोड़ी खरीदी कपड़ों की, और एक की वैल्यू ये है तो टोटल वैल्यू हो गई। तो पर वैल्यू में लिखना कंपलसरी है, क्वांटिटी में लिखना कंपलसरी नहीं है। तो वैल्यू में होना चाहिए, यानी कि मुद्रा में मापनी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इन सभी संपत्तियों का मूल्य क्या होना चाहिए, मुद्रा में आंका जाए और उनके मौद्रिक मूल्य के आधार पर उसकी आर्थिक स्थिति की व्यक्त की जाती है। ऐसे नहीं कि मेरे पास 100 गज का प्लाट है तो 100 गज का प्लाट तो मेरे पास गांव में भी है,
और 100 गज का प्लाट जयपुर में है, तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो वो फर्क पता कैसे लगेगा? उसकी वैल्यू से उसका पता लगेगा। तो इसलिए हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं? उसकी वैल्यू से करते हैं। व्यवसाय से संबंधित जिस घटना की माप मुद्रा में नहीं की जाती उसका न तो लेखा किया जाता है और न ही उसको व्यवसाय से संबंधित प्रतिवेदन में उसको शामिल किया जाता है। प्रतिवेदन मतलब कि बैलेंस शीट, पीएनएल, बैलेंस शीट और पीएनएल में शामिल किया जाता है, या कोई और भी कोई रिपोर्ट होती है तो उसमें, जैसे कैश फ्लो, फंड फ्लो होते हैं। जैसे किसी योग्य कुशल प्रबंधक के जाने पर संस्था को होने वाली हानि। अब जैसे आप हो, मेरी इस कोचिंग में आप हो, आप योग्य हो, आदमी हो, सारा सब हो, लेकिन ये कंपनी या कोचिंग इंस्टीट्यूट आप छोड़ के चले गए, उसकी वजह से मेरे को क्या होगा? बिजनेस में लॉस होगा। तो क्या मैं इस लॉस को नाप सकता हूँ कि कितना होगा? नहीं वैल्यू कर सकता, तो उसकी अकाउंटिंग बुक्स में नहीं होगी। उसी की अकाउंटिंग करना है जिसकी अपन क्या कर सके? वैल्यू निकाल सके। इस हानि को मुद्रा में मापना कठिन है, अतः इसका लेखा न होने से व्यवसाय का सही चित्र नहीं मिल पाता। इसी प्रकार संस्था में ईमानदार, स्वामी भक्त, कुशल और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी तथा संस्था में सौहार्दपूर्ण वातावरण संस्था की संपत्तियां हैं, लेकिन इनका मुद्रा में मापन न होने से व्यवसाय को होने वाले लाभों और परिणामों का सही चित्र उपलब्ध नहीं हो पाता है। इन सभी कमियों के बावजूद भी लेखांकन हेतु व्यवहारों और घटनाओं की माप की सबसे अधिक उपयुक्त इकाई कौन सी है? मुद्रा है। समझ रहे हो? तो सबसे बेस्ट क्या है कि मुद्रा में जो मापनी है उसका लेखा करो, जो नहीं मापनी है उसको फिलहाल के लिए छोड़ो। लेकिन अभी धीरे धीरे अकाउंटिंग ऐसी डेवलप हो रही है, जैसे मैंने सुरेंद्र को बताया था कि जैसे एम्प्लॉय की वैल्यू है ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग में, इन कमियों को उसमें दूर किया जा रहा है कि धीरे धीरे लोग उनको वैल्यू कर सके। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया? मुद्रा में मापनी होना चाहिए। लेखांकन के प्रतिवेदन स्थिर मौद्रिक इकाई पर आधारित होने चाहिए। यदि ऐसे लेके अस्थिर मौद्रिक इकाई पर आधारित होंगे तो न तो वो वास्तविक होंगे और न ही वो सही और उचित प्रतीत होंगे। मौद्रिक अस्थिरता की स्थिति में यदि प्राप्तियां और आय मुद्रा की वर्तमान क्रय शक्ति पर तथा लागत कुछ तो वर्तमान पर कुछ भूतकाल की क्रय शक्ति पर आधारित हो तो आय और लागतों में कोई तालमेल नहीं होगा और लाभ हानि खाता सही लाभ अथवा चिट्टा सही आर्थिक स्थिति प्रकट नहीं करेगा। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि स्थिर मौद्रिक इकाई हो। स्थिर मौद्रिक का मतलब ये है कि अगर आप किसी को मेजर करते हो, किसी भी चीज को आप मापते हो, तो ऐसा नहीं कि आप परचेज को तो माप रहे हो रुपीज में और सेल को माप रहे हो डॉलर में। जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, उस केस में आपको एक बेस लेना पड़ेगा, या तो आप परचेज को भी डॉलर में ही मापो और सेल को भी आप डॉलर में ही मापो, तब तो आप क्या कर पाओगे? कंपेयर कर पाओगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? परचेज को तो आप रुपीज में काउंट कर रहे हो और सेल को आप किस में ले रहे हो? डॉलर में ले रहे हो। अब सेल में से परचेज घटा रहे हो तो क्या ये सही प्रॉफिट दे पाएगा? नहीं। तो दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, या तो डॉलर को आप रुपीज में कन्वर्ट करो तो दोनों से रुपीज में माइनस हो जाएगा, या इस रुपीज को आप डॉलर में कन्वर्ट करो तो डॉलर टू डॉलर हो जाएगा। तो मापने की जो मौद्रिक इकाई है वो क्या होनी चाहिए? कि स्थिर होनी चाहिए और फिक्स होनी चाहिए। तो अगर वो स्थिर और फिक्स होगी तो आप क्या करोगे? उसमें तुलना आप कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो ये कहता है दूसरा कॉन्सेप्ट आपका, मुद्रा में मापनी होनी चाहिए। कोई भी अकाउंटिंग आप करते हो तो क्या होनी चाहिए? मुद्रा में मापन उसका। अरे बोलो, दिमाग कहाँ है? पढ़ो नहीं, अभी तो मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो। अगला कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि निरंतरता की अवधारणा। कि ये कहता है कि भाई साहब बिजनेस जब तक चलता रहेगा जब तक आप चलाना चाहोगे, यानी कि अनंत काल तक आपका बिजनेस चलता रहेगा, उसी हिसाब से आप अकाउंटिंग करोगे। जब तक कि कोई विपरीत घटना ऐसी घटित ना हो जाए, जैसे आदमी लुढ़क जाए जिसका जो बिजनेस चला रहा है, या मान लो कोई आग लग जाए, या कंपनी कह दे, नियम बना दे सरकार की अब ये वाला बिजनेस बंद करना है, जैसे प्रताप नगर से कोचिंग अब बंद की जाएगी। तो जब तक कि ऐसी विपरीत घटना घटित नहीं हो तब तक का आपका बिजनेस चलता रहेगा। तो ये मान्यता है इस बिजनेस की, उस हिसाब से अपन को अकाउंटिंग करनी पड़ेगी।
जब तक कोई विपरीत परिणाम उपलब्ध ना हो, यह मान्यता है कि व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहेगा और इसे चालू रहने की अवधारणा, इसे क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। अर्थात सामान्य मान्यता यह है कि संस्था निरंतर चलती रहेगी, बंद नहीं होगी, और जब तक कि कोई कारण विपरीत स्थिति प्रकट नहीं करे। लेखांकन के अनेक महत्वपूर्ण नियम सिद्धांत इसी अवधारणा पर आधारित है। उदाहरण के लिए किसी संपत्ति के वार्षिक हार के लिए यह माना जाता है कि व्यापार दीर्घकाल तक निरंतर चलता रहेगा। अपन डेप्रिसिएशन पढ़ा है, आपने सुना है नाम, सुना है ना? डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बताओ। किसी रेस्पेक्ट, किसी रेस्पेक्ट। कोई मैंने मान लो कि ये मैंने बिल्डिंग बनाई और ये बिल्डिंग मैं क्या करूंगा, बिजनेस में काम में लूंगा, और इस बिजनेस की बिल्डिंग की लाइफ है सपोज करो 10 साल की, मैं 10 साल की मान रहा हूं। अब मैं इस बिल्डिंग को क्या करूंगा, 10 साल में P&L अकाउंट में राइट ऑफ करूंगा, डेप्रिसिएशन लगाऊं। सपोज करो ये बिल्डिंग थी 10 लाख की, ठीक है, और ये 10 साल तक चलेगी, तो इसको P&L खर्चे में किस हिसाब से डालूंगा, 1-1 लाख से। 1 लाख इस साल, 1 लाख अगले साल, 1 लाख अगले साल, 1 साल अगले साल, 1 साल अगले साल, इस प्रकार 10 साल तक डालूंगा। तो ये क्यों कर रहा हूं मैं? ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये सोचूंगा कि ये मेरा है ना बिजनेस में, ये जो बिल्डिंग बनाई है 10 लाख की, ये मेरे आगने वाले 10 साल तक मेरे बिजनेस में काम आएगी। अगर मैं ये सोचूं कि यार अगले साल मेरे को बिजनेस बंद करना है, तो क्या ये बिल्डिंग को मैं अगले वाले 10 साल तक बुक्स में दिखाऊंगा? नहीं दिखाऊंगा। अगर मेरे को इसी साल में बिजनेस बंद करना है और बिल्डिंग इसी साल के बाद काम में नहीं आएगी मेरे, मान लो बेकार है, तो मैं पूरे का पूरा जो 10 लाख है ना, इसी साल के P&L अकाउंट में डाल के इसको खत्म कर दूंगा, आगे तक इसका डेप्रिसिएशन लगाऊंगा ही नहीं। इसीलिए बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट्स होती है उनके ऊपर जो अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं, वो किस कॉन्सेप्ट की वजह से लगाते हैं? इसी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से लगाते हैं कि भाई निरंतर तक जब तक चलता रहेगा, 1 से ज़्यादा साल तक ये काम में आएगी, और जब ये काम में आएगी तब इसका अपन क्या करेंगे, उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस से इसको खर्चे में दिखाएंगे। एक नियम तो ये है। इसी प्रकार दीर्घावधि के लिए किए गए व्ययों का विभिन्न वर्षों में विभाजन करते समय भी इसी अवधारणा का पालन किया जाता है। कोई भी अगर कोई बड़ा खर्चा अपन करते हैं जिसका लाभ अपन को ज़्यादा सालों तक मिलता रहे, वही क्या होती है, फिक्स एसेट होती है। इसका जो विभाजन भी करते हैं खर्चों का आने वाले सालों में 1 से ज़्यादा में, वो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर करते हैं। स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना में संपत्ति के उपयोगी जीवन काल में इसका ध्यान रखा जाता है तथा चिट्ठे में स्थायी संपत्तियों को इसी आधार पर अपलिखित किया जाता है, यानी कि राइट ऑफ किया जाता है। अमूर्त संपत्तियां जैसे आपकी क्या हो गई, गुडविल हो गई और पेटेंट हो गया। पेटेंट आपने किया और पेटेंट आपका 5 साल का पेटेंट है, तो उनको 5 साल में अपन खत्म करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पेटेंट होता है ना किसी चीज़ का, अपन ने पेटेंट करा लिया। जैसे ये पेन मैं बनाता हूँ, सपोज करो ये पेन मैं बनाता हूँ, इस पेन को बनाने को मेरे पास ही टेक्निक है और इसको मैंने रजिस्टर करा लिया गवर्नमेंट से कि ये पेन आने वाले 5 साल तक कोई और नहीं बनाएगा। तो इसकी क्या वैल्यू होती है इस पेटेंट को कराने की, 1 लाख का, 10 लाख का, जो भी होती है। इस पेटेंट को अगर ये 5 साल का है तो 5 साल में मैं इसको इस प्रकार से खर्च करूँ। 5 साल बाद फिर कोई भी बना सकता है, तो फिर पेटेंट की वैल्यू खत्म होगी, वो चीज़ें। तो इनको स्थगित आयगत व्यय जैसे भारी विज्ञापन व्ययों को भी उसी उपयोगिता के आधार पर प्रतिवर्ष अपलिखित किया जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा अपन एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर देते हैं, तो उसका लाभ क्या है, आने वाले सालों तक अपन को मिलेगा। उस खर्चे को एक साल में ना दिखा के अलग अलग साल में उसको बाइफरकेट कर दिया जाता है प्रोपोर्शनेट। यदि लेखांकन में यह उदाहरण नहीं होती तो लेखापालों को प्रतिवर्ष स्थायी संपत्तियों पर चालू बाजार मूल्य ज्ञात करना पड़ता, उसका क्या मार्केट वैल्यू है, जिससे लेखों में व्यक्तिपरकता यानी कि सब्जेक्टिविटी आ जाती और एवं लेखांकन के उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता।
हर साल अपन बिल्डिंग की वैल्यू करते हैं कि इस साल इसकी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी, घटती है तो घटाते, बढ़ती है तो बढ़ाते। अब उसमें भी फिर अलग अलग लोग अलग अलग नियम बनाते कि यार मैं तो मार्केट रेट में जो है उस हिसाब से करूँगा, कोई बोलता है कि मैं जितने पे खरीदा था उस हिसाब से वैल्यू करूँगा, कोई किस रेट पे करता है और कोई किस रेट पे करता है। तो इससे क्या हुआ, एक वस्तुपरकता नहीं आती। किंतु यदि इस तथ्य के प्रमाण उपलब्ध हों कि व्यापार एक निर्धारित अवधि तक चलता रहेगा तो निरंतरता की अवधारणा क्रियाशील नहीं होगी और लेखांकन उस निर्धारित अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए तथा व्यापार के लेखों के इस गुण को वित्तीय परिणामों के आदि से स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। मतलब कोई व्यवहार जहां तक कि गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न का मतलब है कि निरंतर तक चलता रहेगा, तब तक तो आप इस हिसाब से काउंटिंग करोगे। लेकिन आपको पता लग गया कि यार मैं अगले साल इस काम धंधे को बंद करूंगा, उसी साल आपकी अकाउंटिंग चेंज हो जाएगी, आपको अकाउंटिंग करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। आप उस साल से फिक्स एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं वैल्यू करोगे, मतलब डेप्रिसिएशन वाला कैलकुलेट करके नहीं करोगे। आप उस साल से उसको इस वैल्यू पे क्रिएट कर वैल्यू करोगे कि अगर मैं आज बेचूं इस एसेट को तो मेरे को कितने पे पैसे मिल जाएंगे, उस वैल्यू पे आपको वैल्यू करना होगा अगर आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। यद्यपि यह मानकर चला जाता है कि व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहेगा, फिर भी लेखा विवरण और प्रतिवेदन सामयिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। इसका प्रमुख ये कारण है कि भविष्य में यदि कभी व्यवसाय का समापन हो और व्यवसाय को बेचना पड़े तो व्यवसाय का वर्तमान मूल्य प्राप्त हो सके। पर अपन अब जैसे गोइंग कंसर्न लंबे समय तक चलाना अपन को बिजनेस को, तो फिर भी अपन हर साल का प्रॉफिट और लॉस क्यों बनाते हैं, हर साल हिसाब किताब क्यों लगाते हैं, क्या कारण है? हाँ भाई, अपन तो बिजनेस इसलिए कर रहे हैं कि लंबे समय तक चलता रहेगा। जब लंबे समय तक ही चलता रहेगा तो लंबे समय तक के बाद ही लगा लेना हिसाब किताब। देखते हैं क्यों, अगर साल के बीच में कभी बेचना पड़े तो अपन को एक्चुअल स्थिति का तो पता लगे ना, भाई मेरे पास इतनी संपत्तियां हैं, इतने लायबिलिटी है, इतना मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए अपन बनाते हैं। तो ये आवश्यक है कि लेखे उस समय विशेष से ही संबंधित हो। वो तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। लागत की अवधारणा और ये अपन कल देख लेंगे।